वंदे मातरम दोस्तों, वाक्षी के समृद्ध भारत विजन के अंतर्गत मैं वरुण कुमार आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। वाक्षी के माध्यम से भारत के सर्वश्रेष्ठ उत्पाद हम आपके पास में पहुंचा रहे हैं। देश में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आपके लिए 100% ऑर्गेनिक, बिल्कुल केमिकल फ्री, शुद्धता के साथ में तैयार किए हुए, पवित्रता के साथ में तैयार किए हुए उत्पाद आपके पास पहुंचा रहे हैं। लेकिन बहुत कम ऐसे लोग हैं जो उस कर्तव्य पथ पर लंबे समय तक टिक पाते हैं। बहुत कम ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जहां पर हम 2 या 3 बार विजिट करते हैं और वहां का जो भी आपकी वर्तमान की स्थिति होती है वो आप तक लेकर आते हैं। कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कुछ नया कर रहे हैं, लगातार नया कर रहे हैं, आपके बच्चों के लिए, आपके परिवार की सुरक्षा के लिए लगातार अनुसंधान कर रहे हैं। ऐसे इस व्यक्ति से मैं परिचय आपका करवाने वाला हूं, ऐसे एक प्रोजेक्ट से मैं आपका परिचय करवाने वाला हूं। इससे पहले जब हमने उनको विजिट किया था तब हमें पूर्ण रूप से विश्वास हो रहा था कि ये कुछ अलग कर रहे हैं, कुछ नया कर रहे हैं, कुछ बढ़िया कर रहे हैं। आज हमें विश्वास हो रहा है कि अगले कई वर्षों तक ये आपके घर में भारत के सर्वश्रेष्ठ उत्पाद नए नए अनुसंधान करके और नए प्रोडक्ट्स लाने में कामयाब होंगे। मुझे बहुत गर्व की अनुभूति हो रही है। ये भारत का भविष्य है। युवा हमारे बीच में एक एंटरप्रेन्योर हैं और अच्छी बात यह है जो आप सामने देख पा रहे हैं, अब 1+1 11 हैं। तो इनसे मैं आपका परिचय कराता हूं। हमारे साथ में पराग जी और प्रीति जी, और आपके प्रोजेक्ट का नाम है प्रकृति नूतन गौशाला, गौ सदन, प्रकृति नूतन गौ सदन। तो ये इनका प्रोजेक्ट है। तो पराग जी, प्रीति जी, बहुत बहुत स्वागत और बहुत अच्छा लगा गांव की परिधि में आना। मैं बता दूं कि ये जो सदन है इन्होंने बनाया हुआ है, ये पहासू गांव है जी, पहासू गांव है। पहासू गांव में प्रॉपर एक गौशाला है। अभी हम आपको ऊपर से सारी गौशाला का दर्शन भी करवाएंगे। और इस गौशाला के अंदर इन्होंने अपना पूरा अनुसंधान केंद्र बनाया हुआ है। कभी आपको यहाँ पर आके पता चले तो ग्राउंड लेवल पर कैसे रिसर्च वर्क किया जाता था पहले ज़माने में ऋषि मुनियों के द्वारा, तो वो चीज़ें जो हैं वो आपको इनके प्रोजेक्ट वर्क में दिखेगी। तो पराग जी, पहली बात तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि 2018 में शायद आपने शुरुआत करी थी, 2017 में, और अब आपके जो हैं तकरीबन 8 साल जो हैं सर वो कंप्लीट हो रहे हैं। और प्रीति जी, भाभी जी ने भी अब आपके जो है प्रोजेक्ट को साथ में आपके ज्वाइन किया है। एक प्रोडक्ट जो आपका बहुत स्टार प्रोडक्ट रहा है, जिसके लिए हमारे जब हमने टेस्टिंग करवाई तो वंडरफुल रिजल्ट्स टेस्टिंग में मिले और जितने लोगों ने उसकी प्रशंसा बहुत ज़बरदस्त की है, वो बहुत बढ़िया चीज़ है। तो मैं आपसे निवेदन करूँगा, थोड़ा पहले अपने बारे में, प्रीति जी के बारे में और प्रकृति नूतन गौशाला के बारे में बताएं, और वो कौन सा उत्पाद है जिसने पूरे भारत के अंदर इतना बेहतरीन रिजल्ट लेकर आए हैं, अब उसके बारे में बताएं प्लीज़। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे गौसदन में पधारने के लिए। तो ये हमने 2017 में ये सारा कार्य शुरू किया था, और जब आप 2020 या 21 के आसपास जब आप आए थे तब जस्ट हमारा वो प्रोसेस में चल ही रहा था। और उसी दौरान प्रीति जी ने भी मुझे फिर ज्वाइन किया। 2021 से हमारी शादी हुई थी। तो तब फिर उसके बाद से हमने च्यवनप्राश, ये हमने भेषज रत्नावली के अकॉर्डिंग हमने शुरू किया है। एक बार ग्रंथ का नाम दोबारा बताइएगा। भेषज रत्नावली। थोड़ा आराम से और लाउड बताएं, समझने में बड़ी दिक्कत आई है हमें। हाँ जी। ये आयुर्वेदिक ग्रंथ है, उसका नाम है भेषज रत्नावली। तो ये आयुर्वेदिक ग्रंथ है। इसमें च्यवनप्राश आयुर्वेदिक कैसे बनते हैं, इसकी रेसिपी दी हुई है। ठीक है, तो ये हमारे पास में 2 एक बार है, एक बार इसको आप पकड़िए जी। तो दोस्तों, जैसा अभी पराग जी ने इंट्रोडक्शन दिया, पराग जी और प्रीति जी जो हैं, प्रीति जी ने 2021 में इनके प्रोजेक्ट को ज्वाइन किया है। ये वो प्रोडक्ट है, मैं बता दूं 2021 में जब मैं इनके पास आया था तो हमने इनसे निवेदन किया था, सर काम करने का फ़ायदा तभी है जब आप कुछ ऐसी चीज़ बनाओ जो भारत में कोई दूसरा ना बना पा रहा हो आसान से। तो इन्होंने बोला था च्यवनप्राश पूरे देश में बनते हैं, जड़ी बूटियाँ हर कोई अच्छी डाल सकता है, प्रॉब्लम आती है शुद्ध 100% प्योर सोने की भस्म, चांदी की भस्म और मोती की भस्म डालने में। और जब इन्होंने ये दावा किया था कि मैं इसमें प्रॉपर सोने की भस्म डालता हूँ, उस समय हमने इस प्रोजेक्ट की शुरुआत करी थी। वाक्षी पूरे देश में पहला ऐसा प्रोजेक्ट बना था जिसने इस च्यवनप्राश की टेस्टिंग ज्वेलर की टेस्टिंग मशीन पे करवाई थी। वो सुनार पूरी भारत में क्या दुनिया में पहला था जो ये हमें पागल समझ रहा था कि ये च्यवनप्राश मेरी मशीन के ऊपर क्यों टेस्टिंग कर रहे हैं। और इसके अंदर हमने उस समय पे सोना डिटेक्ट किया था। पराग जी ने जो सोने की भस्म डाली थी, हमने उसके अलग से टेस्टिंग कराई थी कि वो प्रॉपर सोने की भस्म है कि नहीं है। दोनों टेस्ट को ये पास करके गया और ये लगातार इस समय 2रा या 3रा सीज़न था जब हमने च्यवनप्राश सर्दियों में दिया है। इसके रिजल्ट्स इतने ज़बरदस्त हैं कि आज बच्चे को छींक आई है, आपको लग रहा है सर्दी जुकाम होगा ही होगा, आज रात को बढ़ेगा इसका। आपने
आपने 3 चम्मच 2 या 3 चम्मच अगर दिन में इसके च्यवनप्राश के उसी समय बच्चे को दे दिए, ये सर्दी जुकाम बुखार से अकेला च्यवनप्राश ही बच्चों को बचाने में कामयाब हो जाएगा। तो इतने ज़बरदस्त रिजल्ट हैं। 2 वेरिएंट्स हैं सर पराग जी इसके। जी। इसमें तो ये साधारण वेरिएंट है, ये बिना रेगुलर वेरिएंट है, रेगुलर है। हाँ। ये 680 का 450 ग्राम है और ये 720 का 620 का 350 ग्राम 350 ग्राम है। उसके अंदर आपने सोने की भस्म, चांदी की भस्म और मोती की भस्म नहीं डाली है। इसमें ये तीनों डाली हुई है। ठीक है, तो सर ये जानना चाहते हैं ऑटोमेटिकली, मतलब ये दोनों में रेगुलर में और इसमें बाकी सारी जड़ी बूटियां ऑलमोस्ट सेम है जी, दोनों में सेम है जी। कितनी अंदाजा जड़ी बूटियां हैं जो इस च्यवनप्राश में डलती हैं? इसमें कुल मिला के 42 औषधियां हैं। 42 औषधियां हैं जी। और ये 42 औषधियां जो आपने ग्रंथ बताया रत्नावली, उसी के अंदर मेंशन है, वही वर्णित है पूरी। तो अब ये बात आती है कि अगर हमें प्योर जड़ी बूटी मिल जाए और उसको बहुत बेहतरीन तरीके से अगर आप उसकी प्रोसेसिंग अच्छे से कर लें तो निश्चित रूप से रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे। क्या क्या बेनिफिट आपको लगते हैं जो इस च्यवनप्राश के हैं और किस किस सीजन में जो है ये ज्यादातर दिया जा सकता है बच्चों को या बड़ों को? खास बात इसमें यह है कि शास्त्र में जो हमें औषधियों का पूरी वर्णन मिलता है उसमें हमें इस परिवेश में यह ध्यान रखना चाहिए। एक तो पहले जो देसी गाय का घी है, मैं निवेदन करूंगा थोड़ा कैमरा आगे लेकर आएं ताकि एक बार सामग्री को जो है वो आराम से हम दिखा सकें कि क्या क्या सामग्री है। थोड़ा ये सारी सामग्रियां च्यवनप्राश में डलती हैं सर? जी। तो थोड़ा सा बताइएगा कौन कौन सी सामग्री है ये? तो खास बात इसमें यही है कि हम जो घृत यूज करते हैं ये देसी गाय का है। देसी गाय का है, प्योर घृत है। ये बिलौना पद्धति से बनाते हैं। तो ये बिलौना पद्धति सर मशीन से बिलोते हैं या कैसे बिलोते हैं, इसका क्या रहता है प्रोसेस वगैरह? हाथ से काढ़ा जाता है, लोहे की कढ़ाई में उस दूध को गर्म करते हैं, फिर मटके में दही जमा के जी, फिर एक क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जो मशीन चलती है उसके थ्रू जो है वो मक्खन करा जाता है मक्खन, और उसको पका के बिल्कुल देसी गाय का घृत है। ये वाला घृत है सर आपका। ये देखिए ये इनका मार्केट पैक भी है इस तरह का। देसी गाय का प्योर बिलोना घी जो है वो भी अवेलेबल रहता है और उसी घी को आप च्यवनप्राश में डाल रहे हैं, मतलब सबसे उत्कृष्ट घी है जो इसमें आप डाल रहे हैं और अपनी गौशाला का डाल रहे हैं, वो घी कहीं और से नहीं खरीदे। नहीं जी, बहुत बढ़िया। गौशाला का ही घृत रहता है। उसके बाद जो उसमें मीठे के लिए जो प्रयोग किया जाता है, आजकल अक्सर रिफाइंड शुगर का प्रयोग किया जाता है, पर हम ये रिफाइंड शुगर को ना यूज करते हुए हम ये देसी खांड का प्रयोग करते हैं। ये देसी खांड है जी, लग रही है शक्कर जैसी जी। ये देखिए उत्कृष्ट कार्य जो है, देखिए किसी गौशाला में बहुत बार लगता है ना वरुण जी, यहाँ पे जाके किस चीज की चेकिंग करते हो, ये देखिए अचंभित करने वाली चीज है। मैं तब से ये सोचूं कि इन्होंने शक्कर रखी हुई है और ये बताने ये खांड है, ये एक्चुअली खांड है। जब भी मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि जो शक्कर होती है वो बनती है, तो अगर खांड से हम उसकी तासीर को थोड़ा ठंडा करना चाहते हैं तो उस केस में जो हमारा शीरा होता है उसके ऊपर पानी मार मार कर उसको साफ करना पड़ता है। अगर केवल एक ही वॉश मारेंगे तो ये खांड ब्राउन खांड की तरह आएगी। इसमें जो विटामिन मिनरल्स हैं, जो नॉर्मल आप सफ़ेद खांड खाते हो उसके मुकाबले विटामिन मिनरल्स जो हैं इसके अंदर कई गुना ज़्यादा होते हैं। तो जब भी अपने बच्चे को आपको ये लगे कि मुझे खांड देनी है जिसकी तासीर गर्म ना हो, गुड़ की तासीर गर्म है तो खांड देनी है, तासीर गर्म ना हो लेकिन बच्चे के लिए लाभदायक कई गुना बन जाए, तो हमेशा ब्राउन खांड सफ़ेद खांड से ज़्यादा बेटर आपको वहाँ पे प्रूव होगी। तो एक बार दोबारा आगे लेकर आइएगा जी, कैमरा एक बार देखें तो जी। इसके बाद हम इस पे ध्यान दिया जाता है कि ये आंवले सबसे उत्कृष्ट क्वालिटी के हों, इस पे कोई रोग ना हो, कुछ ना हो, स्वस्थ हो आंवले भी। तो ये आंवले जो अभी लाए जाते हैं कोई विशेष स्थान है जहाँ से लेकर आए जाते हैं या सर्दी में, शरद ऋतु में तो हमारे आसपास जो किसान है उनसे हम आंवले ले लेते हैं, उनसे सीधा किसान से लेते हैं। और गर्मियों में फिर साउथ से आता है आंवला। अच्छा, दक्षिण भारत से आता है क्योंकि गर्मी में आंवला इस साइड नहीं आंवला, तो दक्षिण भारत से आंवला मिल जाता है। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। इसके बाद फिर ये औषधियों का आप देख सकते हैं जी, ये काढ़े की औषधि है जी जी जी। इसमें दशमूल और अन्य कई जड़ी बूटियां, पूरी सूची है जो हमने च्यवनप्राश पे भी वर्णन। अंदाजा कितनी जड़ी बूटियां इसमें होगी जी? काढ़े में तकरीबन 15 से 20 जड़ी 15 से 20 जड़ी बूटियां केवल इन्हीं में है। हाँ, इसी की और बल्कि ज्यादा ही है इसमें। तो इसको सर क्या मतलब कुछ पीसा जाता है या ये सीधा डल जाता है? मार्केट से इस प्रकार से ये आती हैं। अच्छा जी। तो इनकी पहले छटाई करते हैं, इसमें कोई कुछ खराबी या कुछ ऐसा ना हो जी। फिर उसके बाद इसको इस तरह से दर मोटा जौ पीसा जाता है ताकि इसका काढ़ा अच्छे से बनाया जाए। अच्छा, इसका काढ़ा बनाया जाएगा, उसको च्यवनप्राश में डाला जाएगा? जी जी, काढ़े को च्यवनप्राश में डाला जा रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। इसको भी पहले हम एक रात पहले भिगोया जाता है, भिगोएंगे ताकि काढ़े में इसका अच्छे से अर्क निकल आए। जी 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 जी। फिर ये प्रक्षेप द्रव्य की औषधियां हैं। प्रक्षेप द्रव्य जी, जो इनको पाउडर करके च्यवनप्राश में सीधे डाला जाता है। अच्छा, फिर सबसे अंत में इनमें औषधियों के थोड़े नाम भी पता चल रहे हैं। दालचीनी है, ये दालचीनी है, हाँ जी, ये पीपल है, हाँ जी, इलायची है, ये पीपल है, ये तेजपत्र है, तेजपत्र है, इस प्रकार से है। और ये भी घृत है? नहीं, ये रॉ हनी है। अच्छा, शहद है जी, बहुत बढ़िया। ये अंत में जब पूरा च्यवनप्राश बन जाता है, हल्का सा ठंडा हो जाता है, उसके बाद इसको शहद को मिलाया जाता है और अंत में स्वर्ण और बाकी भस्म जो है वो इसमें मिलाई जाती है।
तो ये जो है दोस्तों, ये आप अभी देखिए इस तरीके से आप समझ पाए हैं। ये वो सामग्रियां हैं जो 40 से 42 सामग्रियां बताई हैं पराग जी ने। और मैं फिर कह रहा हूं कि आप जब आके इनके अनुसंधान, अभी हम आपको भी दिखाएंगे कि किस तरह का एनवायरनमेंट है, जहां पर जिस स्थान पर गौ माता विराजमान है वहां पर अगर इस प्रकार के च्यवनप्राश बनने लग जाएं, तो जब सामग्री की शुद्धता हो गई और जो विचारों की शुद्धता हो गई, कर्म की शुद्धता हो गई, तब जाकर वो च्यवनप्राश आपके लिए वो बनता है जिसको भारत का सर्वश्रेष्ठ या उत्कृष्ट च्यवनप्राश कहा जाता है। अब हमारे साथ में प्रीति जी हैं, मैं निवेदन करूंगा एक बार प्रीति जी को जो है थोड़ा माइक दे। प्रीति जी, आप 2021 से, क्योंकि शुरुआत इन्होंने 2017 से कर ली थी, अपना अनुभव बताएं अभी 2021 से अब तक क्या कुछ आपने महसूस किया है, या क्या चीज़ है जिसके ऊपर आपको थोड़ी गर्व की अनुभूति होती है कि मैं यहाँ पे हूँ संस्थान में और जुड़ी हूँ, तो ये कुछ मुझे जानने को और करने को मिला है। 2021 में हमारा विवाह हुआ था जी, लेकिन ज्वाइन मैंने पिछले ही साल किया है अक्टूबर में जी। तो उसके बाद से मैं थोड़ा थोड़ा सीखने की भी कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि मैं एकदम नई हूँ इसमें जी। जितने भी मतलब ये पंचगव्य प्रोडक्ट्स हैं इनको मैं जानने की कोशिश कर रही हूँ, इनके बारे में नॉलेज ले रही हूँ। तो अभी तक तो बहुत अच्छा लग रहा है इनके साथ काम करके, क्योंकि मैं धीरे धीरे सीख ही रही हूँ अभी तो कि कैसे क्या करना है। हाँ। और बाकी ये सारे जैसे हमारे प्रोडक्ट्स हैं तो ये सारे पंचगव्य, मतलब इनमें गाय का कुछ ना कुछ है, कंपोनेंट है। देसी हाँ गाय से चाहे गोमूत्र आए, चाहे घी आए, चाहे दूध आए, दही आए, कुछ ना कुछ तो है जी। तो ये सब फायदे। तो अभी एक जैसे हमारा प्रोडक्ट है तकरारिष्ट। जी जी, इसमें रखा है शायद हमारे पास में। तो तकरारिष्ट हमारा एक ऐसा प्रोडक्ट है जी जी जी, बहुत जिसको हम हीरो प्रोडक्ट भी कह सकते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्योंकि ये एज अ प्रोबायोटिक भी हम यूज करते हैं। बिल्कुल। और मुझे नहीं लगता कि पूरी इंडिया में ऐसा कोई प्रोडक्ट है अभी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि इसके हमने मतलब एग्जाम्पल्स भी देखे हैं, इसको हमने एक्सपेरिमेंट भी किया है लोगों पे, तो ये 10 मिनट में असर दिखाता है लोगों पे। तकरारिष्ट जैसे किसी को ब्लोटिंग है, एसिडिटी है और आईबीएस की प्रॉब्लम आजकल बहुत लोगों को होती है, तो उसमें ये रामबाण है। बहुत बढ़िया। 10 मिनट में इसका असर, अगर जैसे किसी को एकदम से एसिडिटी हो जाती है तो 10 मिनट में इसका असर दिख जाता है। बहुत बढ़िया। तो इसको फर्मेंट करके, लस्सी को फर्मेंट करके प्रॉपर मटकों में बनाया जाता है। इसमें बहुत तरह के लवण डाले जाते हैं जिससे ये बहुत मतलब एक नेचुरल ऐसा प्रोबायोटिक है जो ये नुकसान नहीं करता किसी को। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दोस्तों मैं एक तकरारिष्ट की आपको बताना चाहूँगा, एक तो क्यों ये उत्कृष्ट जो है सबसे भारत में बन पा रहा है। तकरारिष्ट के बारे में मैं आपको एक बताना चाहूँगा कि पराग जी ने इसके ऊपर किस किस तरीके से जो है अलग तरीके से मेहनत करी है। पहली बात तो ये है कि जो तकरारिष्ट ये बना रही है, ये इनकी खुद की गौशाला में जो गौ माता है, साहिवाल गिर गौ माता है, उनके दूध से नोनी मक्खन और फिर घी बनते हुए जो छाछ निकलती है, उसी छाछ को फर्मेंट करके ये बनाते हैं। तो एक तो जो गाय के दूध की और छाछ की शुद्धता जो सबसे ज़्यादा कंपोनेंट है इसका, वो इसमें शुद्ध मैटर प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। दूसरी बात, पराग जी की एक खास बात ये है कि जितनी जड़ी बूटियां यहाँ लेकर आ रहे हैं, जैसे च्यवनप्राश में जब जड़ी बूटियां डल रही थी, वो जड़ी बूटियों की उत्कृष्टता अगर मुझे पता करनी होगी तो इसीलिए हमने स्वर्ण भस्म की टेस्टिंग करवाई थी। तो ये जो लेकर आते हैं, ये जो सबसे फाइनेस्ट जड़ी बूटी है, जो भी मार्केट के अंदर जो सबसे फाइनेस्ट सोर्सेज पता चल रहे हैं, इन्होंने वो सोर्सेज तक हमें बताए हुए हैं, वहां से ये सारी चीजें लेकर आते हैं। तो जितने भी इसके अंदर राई डलेगी, हल्दी डलेगी, वो सारी बेस्ट ऑर्गेनिक ग्रेड्स की डलती है, जिसके कारण तकरारिष्ट है। तीसरी बात जिसमें बहुत सारी गौशालाएं ध्यान नहीं देती, वो ये है पराग जी इसको कांच की बोतल में देते हैं। तकरारिष्ट एक फर्मेंटेड प्रोडक्ट है और इसका फर्मेंटेशन जो बताया गया है पुराने शास्त्रों में भी, सबसे अच्छा मटके के अंदर किया जाएगा अगर 6-7 दिन किया जाएगा, और उसके बाद स्टोर करके अगर आप तक पहुंचाया जाए, अगर कांच की बोतल में पहुंच जाए तो सबसे अच्छा है, ताकि किसी भी तरह की माइक्रोप्लास्टिक से बचाया जा सके। इसी प्रकार की प्रक्रिया पराग जी यूज होती है। जी। ये मेजर है डिफरेंस। और ये तकरारिष्ट की मैं आपको पावर ये बता रहा हूं, कभी आपको लगे कि आपके घर में किसी को लूज मोशन हो गए, तो जैसे आप डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर एंटीबायोटिक देंगे, आपने एक एंटीबायोटिक दी, दूसरी एंटीबायोटिक दी, लूज मोशन नहीं रुक पा रहे, तो उस समय पे ध्यान रखिएगा, एंटीबायोटिक बंद कर दीजिएगा, केवल इसी को एक बार शुरू कर लीजिएगा। घर में कभी भी किसी को लूज मोशन लगे तो जो डॉक्टर आपको सबसे पहले सैशे देते हैं ना प्रोबायोटिक के, आप वो सैशे छोड़कर केवल इसको 2-3 बार लीजिए, आपको एंटीबायोटिक्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, अनटिल अनलेस वो आपको बहुत ही गंदे वाला बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ हो। हम कभी गर्मियों में बाहर निकलते हैं, लू लग जाती है, वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं है, वो केवल गट बैक्टीरिया किल हुआ है। अकेले तकरासब उसको संभालेगा। आप किसी हिल स्टेशन में ठंडे मौसम में गए हो, वहां पर आपने कुछ उल्टा सीधा खाया नहीं है, कुछ उल्टा सीधा पिया नहीं है, वहां पे आपको गट इन्फेक्शन नहीं हुआ, केवल गट का बैक्टीरिया डैमेज हुआ, वहां पे तुरंत ये रिपेयर करके आपको 3 ड्रिंक्स में, जैसा भाभी जी ने बताया, वही तुरंत हो जाएगा।
लेकिन होता क्या है कि हमें सही चीज सही समय पे नहीं मिलती। हमने इस चीज को ट्राई किया हुआ है, आप घर में ट्राई करिएगा। डॉक्टर ने तुरंत लिख दिया IBS, लंबा इलाज चलेगा, वो लंबा डॉक्टर के लिए हो सकता है, आपका इलाज बहुत जल्दी और बहुत तीव्रता के साथ में 5 से 6 दिन के अंदर अंदर आपको ठीक करके वापस ला सकता है। इतना ताकतवर प्रोडक्ट है तकरारिस्ट, जिसके बारे में अभी बताया गया। तो दोस्तों ये जान होती है पंचगव्य में। हम लोगों के पास में बहुत लिमिटेड नॉलेज है। जो युवा हैं आज के, वो इस तरह के ग्रंथों को अध्ययन करके हमारे बच्चों के लिए बेहतरीन चीज़ें बना रहे हैं। ये हम सब लोगों के लिए सौभाग्य की बात है। और अगर हम आयुर्वेद को और ज़्यादा एक्सप्लोर करें तो इस तरह के उत्पाद जो है वो और ज़्यादा बेहतरीन हमारे पास में आएंगे। यही हमारे पास में जो है हम आशा करते हैं। सर ये जो च्यवनप्राश में सामग्री है, इसके अलावा कोई और सामग्री डल रही है इसके अंदर? बिल्कुल, इसमें पिष्टी की बुनाई। ये माइक जो है वो आप उनसे एक बार लेके बोलें। हाँ जी, हाँ जी। तो इसमें जैसे पिष्टी की बुनाई हो गई, ये सारा पिष्टी क्या चीज़ है सर? ये जैसे आंवले हैं, हाँ जी, इनको पहले हम उबालते हैं। अच्छा, ये आंवला सीधा तो डलता नहीं इसमें, तो आंवले को क्या करते हैं पहले सर? इसको उबाला जाएगा जी, फिर इसके बीजों को निकाला जाएगा जी, और उसके बाद इसको पिसा जाएगा। आंवले को उबालने के बाद में आप इसको पीसेंगे? जी। अच्छा, पीसने के बाद फिर इसकी छनाई होगी जाली से, ठीक है, ताकि इसका रेशा अलग हो जाए जी। फिर उसके बाद इसको देसी गाय के घृत में इसको भुना जाएगा। इसको देसी गाय के घी में भुना जाता है? जी जी। अच्छा, तो यानी कि मार्केट में जितने हमें ये च्यवनप्राश वगैरह मिल रहे हैं, ये तो फिर नाम के हो गए, क्योंकि देसी गाय का घी प्योर नहीं है, और भूनने का तो भूल ही जाओ उनके साथ। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब आप समझ रहे हैं दोस्तों, जो ये टीवी के ऊपर एडवर्टीजमेंट आ रही है, सोना चांदी च्यवनप्राश खाइए भला, आप ये सोचिए असली च्यवनप्राश बनाने में मुश्किल। तो ये सर जो आप कह रहे हो भुनाई पिसाई आंवले की, तो इसमें कितना, आधा 1 घंटा का समय लगता होगा? नहीं, ये पूरा आधे दिन, लगभग पूरा दिन भी समय इसमें निकल जाता है, क्योंकि उसको उबालने की 8 से 10 घंटे 8 घंटे आराम से लग जाते हैं। 8 से 10 घंटे समय लगता है केवल आंवले की बुनाई करने में। ये पूरा च्यवनप्राश बनने में कितना समय लगेगा फिर? एक बैच बनने में 2 दिन का समय लगता है। 2 दिन लगते हैं दोस्तों असली च्यवनप्राश के बैच को बनने में। और हम 1 मिनट में एडवर्टीजमेंट देखते हैं फैक्ट्रियों के अंदर, किसके पास इतना टाइम है कि च्यवनप्राश के एक बैच को बनाने में 2 दिन का टाइम लगाए? तो सोचिए कहाँ तो आयुर्वेद है और कहाँ हम कमर्शियल लेवल पे पहुंच गए हैं। फिर हम उम्मीद करते हैं कि बच्चों को च्यवनप्राश खिला देंगे तो इम्यूनिटी बढ़ेगी कैसे, जब च्यवनप्राश ही ओरिजिनल नहीं है। रिफाइंड चीनी उनमें डल रही है, आर्टिफिशियल कलर फ्लेवर्स उसमें डल रही हैं। आंवले की बुनाई 2 दिन तक हम जानते हैं नहीं हो सकती, उसमें 8 घंटे नहीं हो सकती, और ऊपर से सामग्री जो है वो लो क्वालिटी की डल रही है। तो बच्चों तक ताकत च्यवनप्राश पहुंचाएगा कैसे? जी प्लीज। और दूसरी बात कि जैसे लोग सोचते हैं कि हम गर्मियों में इसका सेवन नहीं कर सकते, हाँ। तो ये बिल्कुल ही मिथ है जी, क्योंकि इस पे मैंने रिसर्च किया है जी। तो इसमें हम सारी जड़ी बूटियां इतने बैलेंस्ड इक्वेशन में डालते हैं। जैसे आंवला हो गया, जैसे बहुत सारी जगह आलू में या शकरकंद में उसको बना दिया जाता है। अच्छा, च्यवनप्राश आंवले में बनता ही नहीं है, आलू शकरकंद डल जाएगी? यस। तो ये प्रॉपर आंवले में बन रहा है, तो इसकी सबसे बड़ी क्वालिटी यही हो गई कि ये इम्यूनिटी बूस्टर है, बहुत जबरदस्त इम्यूनिटी बूस्टर है। दूसरी बात, इसमें हम जैसे पिपल, वंश लोचन, ये सब A1 क्वालिटी के डाल रहे हैं। तो पिपल तो वैसे ही रेस्पिरेटरी डिजीजेस के लिए बहुत अच्छा है। तो अभी ये जो मौसम चल रहा है, हाँ, सीजन चेंज होने में एकदम रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम आ जाती है, तो ये गर्मियों में भी इसका सेवन बिल्कुल किया जा सकता है, कि सारी ही जो औषधियां हैं वो बैलेंस्ड इक्वेशन में है। तो ये मिथ है कि नहीं खा सकते। मैं समझ गया। पराग जी, आपको क्या लगता है? देखिए सर्दियों के अंदर, और जैसा इन्होंने बताया, हमें एक चीज समझ में आ रही है कि जो सीजन चेंज होता है, सितंबर से एकदम सर्दी की तरफ जब जाते हैं, और अभी मार्च से जब तुरंत अप्रैल की तरफ जाते हैं, तब जैसा इन्होंने बताया कि एकदम इन्फेक्शन जो है रेस्पिरेटरी बहुत तेज होता है, तो जाहिर सी बात है च्यवनप्राश बहुत मदद करेगा। गर्मियों में आपको लगता है कि ये चीज सबसे ज्यादा बेस्ट बन चुकी है, या इससे बेहतर गर्मियों के लिए कुछ और भी हम बना सकते हैं? ऐसा कुछ लग रहा है आपको कि आपको लग रहा है नहीं ये बेस्ट चीज बन गई है गर्मियों के लिए भी? अनुसंधान की तो कोई सीमा है नहीं। जी जी जी। तो करने को तो बहुत कुछ किया, लेकिन गर्मियों में अगर यूज करते हैं तो दिक्कत नहीं है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि तो इसमें खांड है और आंवला है, तो उससे उसकी तासीर काफी हद तक बैलेंस आउट हो जाती है। बैलेंस रहती है, इसमें कोई गर्मी का समस्या नहीं। तो दोस्तों सर्दियों में तो वाक्षी ऑर्गेनिक्स जो है वो आपको पूरी सर्दियां इसको खिला ही रही थी। रिजल्ट्स बड़े फिनोमिनल हैं, जैसा अभी बताया दीदी जी ने कि जो सीजन चेंज हो रहा है उस दौरान जो है आपके लिए च्यवनप्राश बहुत लाभदायक है। तो ये सर आंवले की जो पिष्टी है, ये आप मतलब कभी बनती हो और इस तरह दिखा सकें कुछ ऐसा? बिल्कुल बिल्कुल। मेरे ख्याल से आज आप बता रहे थे कि कुछ बनेगी भी शायद ये। हम काढ़ा और पिष्टी, काढ़ा भी बन रहा है, अभी बन रहा है वहाँ पे पीछे, तो एक बार चल के देखते हैं। और हम काढ़ा भी एक बार देखते हैं दोस्तों, और पिष्टी भी दिखाते हैं, देखते हैं जरा किस किस तरह के अपरेटस में किस तरह से, क्योंकि 8 घंटे तक अगर आंवले को आप पीस रहे हो और कुछ बना रहे हो, देखने लायक चीज़ तो है। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं कि किस तरह से आपको ये पिष्टी दिखाते हैं। आइए। तो दोस्तों अभी हमें जो है ये देखिए यहाँ पे हारे बने हुए हैं, और मिट्टी के और गोबर के हारे बने हुए हैं, और साथ में ये पूरा एनवायरनमेंट जो आप देख रहे हैं ये सारा जो है प्राकृतिक गांव का है। मैं गगन भैया से निवेदन करूँगा एक बार ज़रा दूसरी तरफ दिखाएं, नीचे गौ माता भी दिखाएं, और चारों तरफ का एक बार आवरण दिखाएं कि कहाँ पर बैठकर ये सारी
अनुसंधान और ये सारे उत्पाद जो बन रहे हैं देश के सर्वश्रेष्ठ, वो किस प्रकार से बन रहे हैं। तो इनको एक बार आप सब देखें। और नीचे गौ माता है, ये पूरी की पूरी गौशाला है दोस्तों। ये केवल अभी आप आधा हिस्सा देख पा रहे हैं, पीछे जो है पूरा एक बड़ा मैदान है गौ माता के बैठने के लिए, वो अभी अब हम आपको दिखाएंगे। और ये आप देख पा रहे हैं कि आसपास के वायुमंडल का भी बहुत प्रभाव पड़ता है उन उत्पादों पर। पराग जी खुद ग्रेटर नोएडा में रहते हैं, लेकिन इन्होंने अपना केंद्र यहाँ पहासू के पास एक गांव में बनाया है, ताकि उत्पादों के अंदर जितनी उत्कृष्टता चाहिए उतनी उत्कृष्टता वो पा सकें। तो पराग जी, ये आप मुझे दिखाने के लिए आए हैं, ये शायद आप बना रहे हैं आंवले की पिष्टी, और वो शायद बना रहे हैं काढ़ा। थोड़ा सा बताएं दर्शकों को। और मैं निवेदन करूंगा एक बार थोड़ा आगे ले आए कैमरा। इससे पहले एक बार भाई साहब का नाम भी जान ले। क्या शुभ नाम है जी आपका? ऋषिपाल जी, बहुत बढ़िया। तो ऋषिपाल जी, कब से आप यहाँ पे हैं, कब से कार्य कर रहे हैं? 2 साल हो जाएंगे। 2 साल हो गए। और 2 साल से क्या क्या मेन कार्य करते हैं? यही पिष्टी बनाते हैं और भी पिष्टी मेन पिष्टी बनाते हो। कितना टाइम लग जाता है पिष्टी बनाने में दादा? थोड़ा तेज बोलिए अच्छे से। 5-6 घंटे लग जाते हैं। 6 घंटे लग जाते हैं। तो 6 घंटे तक क्या करते हैं? इसी को ऐसे ही करना रहता है। हाँ। तो 6 घंटे तक लगातार भूनते रहना है इसको। इसमें कुछ परिवर्तन आता है? एक बार दिखाइएगा आप कैमरे में आगे जाके जरा पिष्टी दिखाइएगा। तो ये क्या करना होता है एक बार करके दिखाइएगा। इसी तरीके से बस भूनते रहते हैं इसे। तो ये 6 घंटे से ऐसी है कि इसमें कुछ परिवर्तन आ भी रहा है? कुछ इसमें कोई चेंज आ रहा है, कुछ बदलाव आ रहा है? मतलब पहले ज्यादा थी, अब ये कम हो जाती है। मतलब ये क्या पहले थोड़ी सी तरल रहती है, अब थोड़ी सी ये सॉलिड होनी शुरू हो जाएगी, है ना? तो वैसा द्रव्य जो था वो अब थोड़ा सूखना शुरू हो जाएगा। वहाँ पे ये काढ़ा है, काढ़ा भी आप ही संभालते हो? हाँ, काढ़ा भी हम। तो इसको भी बीच बीच में चलाना पड़ता है? हाँ ना, ये ना चलाना। अच्छा, ऐसे ही पकता रहेगा ये पूरा? अच्छा, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों ये है वो आंवले की पिष्टी जिसे हम बोलते हैं, और इसको 6 घंटे तक जो है भुना जाता है। बहुत बढ़िया जी। मैं 1 मिनट पराग जी आपको दे देता हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद ऋषिपाल जी, आप आराम से अपना कार्य करें। जी पराग जी बताइएगा। तो जब मैंने जैसे बताया था कि आंवले को पहले उबाला जाता है जी, फिर उसके बाद इसकी पिसाई होती है ग्राइंडर के थ्रू, फिर उसके बाद छलनी से इसको छाना जाता है ताकि इसका फाइबर अलग हो जाए। जी जी। फिर जो पेस्ट नीचे आ जाता है कढ़ाई में कलेक्ट करते हैं उसे, हाँ। तो वो एकदम तब लिक्विड पेस्ट टाइप जैसा होता है। ओके। फिर उसमें गाय का घी डाला जाता है और वो भूनते 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 ये इस प्रकार से आप देख सकते हैं, मतलब ये कितना सॉलिड हो चुका है पक के। जी 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 जी। तो यही सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है कि हम इसमें कोई भी केमिकल प्रिजर्वेटिव नहीं डालते। अच्छा। क्योंकि इसकी अच्छे से हम घी की मात्रा अच्छी लेके इसकी भुनाई की जाती है जी। तो इसमें कोई भी इन्फेक्शन या बैक्टीरियल उसके प्रोसेस, इसके कारण ही आपका च्यवनप्राश बिना प्रिजर्वेटिव के लंबे समय तक जो है वो चल पाता है। वो मेजर कारण है। दोस्तों इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जब भी च्यवनप्राश आप घर में यूज करें, बाजार के च्यवनप्राश को आप किसी भी चीज़ से निकाल लें, इतनी जल्दी उसमें इन्फेक्शन नहीं होगा, प्रिजर्वेटिव नहीं है। लेकिन इन च्यवनप्राश को जो पराग जी के माध्यम से आते हैं, इसमें हर बार निकालते वक्त चम्मच आपका सूखा हो, अच्छे से निकाला जाए और तुरंत बंद कर दिया जाए। इसकी कोशिश करें, क्योंकि इसमें प्रिजर्वेटिव केमिकल्स नहीं है। पका कर जो उसको नेचुरल रूप से हम प्रिजर्व कर सकते हैं, वही प्रिजर्वेशन जो है वो केवल इसमें किया गया है। मिठास अपने आप में एक प्रिजर्वेटिव, एक नेचुरल प्रिजर्वेटिव है। जब हम उसकी एक चाशनी बहुत अच्छी मात्रा में मतलब अच्छे से पका के बनाते हैं जी, तो वो चीज़ों को अपने आप प्रिजर्व करता है। तो जो चाशनी आपने बताई है वो क्या खांड की चाशनी बनाई जाती है? फिर चाशनी के साथ में थोड़ा सा उसको कंबाइन किया जाता है। जैसे ये काढ़ा अभी आप देख सकते हैं, ये काढ़ा उबल के जब इसका चतुर्थांश रह जाएगा, 1/4 रह जाएगा, 1/4 रह जाएगा जी। फिर इसमें खांड डाली जाएगी, देसी खांड। ओके। फिर उसको दोबारा से पकाया जाएगा, फिर पकाया जाएगा। तो आपका जो बेस है वो आपने बहुत स्ट्रॉन्ग इसका बना लिया है। तो दोस्तों ये आपने अभी देखी है जो गौ माता है, जो गौशाला है, यही गौ माता का वो दूध है जिसकी छाछ से अभी दीदी जी ने जैसे बताया वो तकरासा बनता है। और ये आपका आंवला और काढ़ा है, जो आप ये सोचिए च्यवनप्राश को बनाने के अंदर कितनी मेहनत है। ये सारे मिट्टी के गोबर के बने हुए हारे हैं जी, इनमें अंदर उपले जलाए जा रहे हैं। नहीं, खास बात यह है कि ये पूरा बायोगैस पे है, एलपीजी का प्रयोग नहीं किया जाता। ओके ओके। तो जो गौ माता का जो गोबर होता है जी, उससे आप बायोगैस बनाते हैं। तो अभी दोस्तों हम आगे चल के थोड़ा बायोगैस, वैसे हमने पिछली वीडियो में भी देखी थी, इस बार भी थोड़ा देखेंगे बायोगैस के बारे में। ये पूरा का पूरा जो आपका प्रीमाइसेस है ये बायोगैस से ही जो है वो संचालित है और उसी के माध्यम से आप जो है सारे कार्य भी करते हैं। तो दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जो हमारे पास दूसरे उत्पाद हैं, कौन से अलग उत्पाद हैं जिनके ऊपर पराग जी काम कर रहे हैं, और उसकी जानकारी भी हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, थैंक यू। तो ये दूसरे उत्पाद हैं पराग जी के, एक बहुत विशिष्ट उत्पाद है जो केवल पराग जी और बहुत कम लोग हैं देश में जो बना पाते हैं। सर मैं निवेदन करूंगा एक बार सिद्ध घृत के बारे में बताएं आप। जी, जैसे जो हमने अभी बताया था कि ये देसी गाय के घृत पूरी बिलौना पद्धति से बनाते हैं, फिर इसी में ही जब हम अपने आयुर्वेद शास्त्र के अकॉर्डिंग जैसे भेषज रत्नावली को हम फॉलो करते हैं, तो जब इस घृत में औषधियों की भावना दी जाती है तो उसको उन औषधियों के साथ सिद्ध किया जाता है एक पूरी प्रक्रिया के साथ जी। तो उसमें लगभग हम 10
के आसपास हम सिद्ध घृत बना रहे हैं जी, तो वो अलग अलग रोग विशेष के लिए अलग अलग सिद्ध घृत का निर्माण किया जाता है। तो मोटे मोटे रूप में हम ये समझें कि जो घी है उसके अंदर आपको अब औषधियों की भावना देनी है। ये भावना देने का जो समय रहता है ये कितने घंटे का या कितने दिन का रहता है? ये भी लगभग 17-18 घंटे के आसपास। तो 17-18 घंटे तक औषधियां जो है उनका इफेक्ट इनके अंदर पहुंचे वो आप कोशिश करते हैं। इसकी कोई प्रिजर्वेशन टाइम भी होती है कि भाई इतने पुराने घी होने चाहिए या कितना होना चाहिए, या 17-18 घंटा देने के बाद सिद्ध घृत एक तरह से तैयार हो जाता है? जी जी बिल्कुल, इसमें कोशिश की जाती है कि घी भी हम पुराना लें। अच्छा। हाँ, और सिद्ध घृत 18 घंटे में बनने के बाद ये 3 साल तक खराब नहीं मतलब ये खराब नहीं होगा। नॉर्मल घी जल्दी खराब हो सकता है, जल्दी खराब हो जाता है, जिसमें खराब तो क्या होता है उसमें एक टेस्ट थोड़ा बिटर हो जाता है। कहते हैं घी तो खराब होता नहीं, लेकिन ये आप कह रहे हैं कि इसमें 3 साल तक इसका टेस्ट भी कहीं नहीं बिगड़ेगा। तो ये इसकी खास बात होती है। किस किस तरह के सिद्ध घृत है, थोड़ा सा बेनिफिट बताइए। सबसे पहला तो ये पंचगव्य घृत है जी, जिसमें गोबर, गौमूत्र, दूध, दही, घी के द्वारा 5 चीजें के द्वारा ये बनाया जाता है। जी जी। तो ये नशे के रूप में है, ड्रॉपर फॉर्म में है, तो नाक में डाली जाती है जी। सोने की समस्या है जी, और भी कन्या ENT प्रॉब्लम है, तो इन सब में साइनस है, माइग्रेन है, इन सब सारी चीज़ों में, हेडेक में बहुत लाभदायक ये सिद्ध होगा। इस प्रकार ये एक अर्जुन घृत है जी, ये हृदय की जो समस्या है, रोग, उसमें लाभदायक है जी। जिनको बहुत जल्दी डर लगता है इस सब में भी काम करता है, जो मन के कमजोर है जी, मनोशक्ति देने में भी, मन शक्ति देने में भी मदद काफ़ी जी लाभदायक है। ये फल घृत है, तो ये स्त्री पुरुष दोनों के रिप्रोडक्टिव सिस्टम को एनहांस करने के लिए, उसको और ज़्यादा बेटर स्ट्रेंथ देने के लिए बहुत ही अच्छा। तो जब कंसीव ना कर पा रहे हो तब जो है जी इसका यूज़ किया जाता है फल घृत का। बहुत बढ़िया जी। उसी प्रकार से ये ब्राह्मी घृत है, ये हम खुद ब्राह्मी उगाते हैं जी, ठीक है, उसी के ही रस से ये सिद्ध किया जाता है। इसमें शंख, पुष्पी, कुट और वज्र भी डाला जाता है। तो ये ब्राह्मी घृत है मेंटल डिसऑर्डर्स के लिए, बच्चों को स्मरण शक्ति बढ़ाने के लिए, ब्रेन को डेवलप करने के लिए ये एक सिद्ध घृत। तो ये बच्चों को, कितने छोटे बच्चों को दिया जा सकता है जी ब्राह्मी घृत जो है? ये शास्त्रों के अनुसार तो स्वर्ण प्राशन ही ब्राह्मी घृत में किया जाता है। अच्छा। हाँ, तो बाकी वैसे आप महीने भर के बाद आराम से दे सकते हैं। वो 6-7 महीने के बाद बच्चा जब घी कंज्यूम करने लग जाए तब तो हो ही गया बढ़िया, तब दिया जा सकता है। खाने के लिए नहीं, सिर्फ कंजम्पशन के लिए नहीं, आप इसे मालिश कर सकते हैं। अच्छा, इसे मालिश भी की जा सकती है ब्राह्मी घृत से? ब्राह्मी घृत, बहुत बढ़िया, ठीक है जी। फिर ये शतावर घृत है जी। इसमें पीली शतावर का प्रयोग किया जाता है, देसी गाय का दूध और देसी गाय का घी, इनसे ये शतावर घृत बनाया जाता है। ये आप में जैसे आप व्यायाम कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, या पुरुषों को मतलब स्टैमिना का ज़रूरत है, वो एथलेटिक में है जी, तो उसमें शतावर घृत बहुत ही अच्छा है। ओके। बाकी स्त्री रोगों में भी इसका विशेष लाभ है, जो आजकल जैसे PCOD, PCOS की समस्या है, उन सब के लिए बहुत लाभदायक, ठीक है। फिर ये बहुत ही प्रचलित महात्रिफला घृत है, तो ये बालों की समस्या हो, पेट की समस्या हो, आंखों की समस्या हो, तो उसमें ये महात्रिफला घृत का प्रयोग किया जाता है। जिन चीज़ों में त्रिफला लाभदायक है उसकी इंटेंसिटी को बढ़ा देगा, ये बेसिकली त्रिफला की इफेक्ट को और ज़्यादा अच्छा कर देगा। तो ये सिद्ध घृत जो है हमारे, इनको आप गर्म दूध के साथ ले सकते हैं, देसी गाय के दूध के साथ जी। अगर उसकी अनुपलब्धता हो तो आप फिर गर्म पानी के साथ ले सकते हैं। और ये यहाँ तक भी है कि आप इनको रोटी पे लगा के भी खा सकते हैं अगर और समस्या है। तो दिन में सर कितना ये कंजप्शन जो इसका सिद्ध घृत का करना चाहिए अंदाजा? 5 ग्राम सुबह, 5 ग्राम शाम, मतलब 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम को अगर लेते हैं तो काफ़ी है। और अंदाजा कितने दिनों में इसके इफेक्ट जो है थोड़ा दिखने लग जाएंगे और बेनिफिट पता चलने लग जाएगा? कुछ घृत हैं जिनको कुछ समय लगता है, जैसे महीना 2 महीना जी, पर जैसे ब्राह्मी घृत है, पंचगव्य घृत है, इनके आपको जल्दी रिजल्ट मिल जाते हैं। लगभग 5-6 दिन में आपको समझ में आने लग जाता है कि आपके शरीर पे प्रभाव अच्छा आ रहा है। तो कहने का मतलब है मैक्सिमम हम मानकर चले अगर इसका कंजप्शन करते हैं तो 2 महीने के अंदर अंदर तो हमें अच्छे रिजल्ट मिलने ही लग जाते हैं। तो इस तरीके से इसके इफेक्ट रहते हैं। तो दोस्तों ये कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स थे जो पराग जी बना रहे हैं, जिसमें हमें विश्वास है बनते पूरे देश में हैं। कुछ गौशालाएं हैं जहां अनुसंधान हो रहे होंगे, लेकिन इतने उत्कृष्ट तरीके से उसकी जो बिल्कुल प्रकाष्ठा है वहां तक इसको टच कर पाएं, वो कार्य करने में जो पराग जी जो हैं वो इसमें हैं कार्यरत हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और इन्होंने अपने, जैसा मैंने शुरू में बताया था वीडियो में, कि कार्य को निरंतर आगे बढ़ाते हुए इन्होंने एक और बेहतरीन बहुत अच्छा कार्य किया है। अब उसकी तरफ आपको लेकर चलते हैं और उसके दर्शन आपको कराते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अब वो प्रोजेक्ट जिसके लिए आज हमारा यहाँ पे आना हुआ है, अभी तक केवल हमारे पास वीडियोस पहुँच पाई थी, खुद हम प्रत्यक्ष रूप से नंदी से चलते हुए कोलू को नहीं देख पाए थे। पराग जी की पहले मैं सराहना करना चाहूँगा, प्रशंसा करना चाहूँगा। उन्होंने इतना बेहतरीन कदम उठाया है। जो इनकी गौशाला, ये दिखाइए दूसरे वाला पक्ष एक बार दिखाइए। ये देखिए पीछे जो है, हमने अभी आपको वहाँ का
गौशाला का एक पोर्शन दिखाया था, और ये पीछे पूरा ऐसा स्थान है जो मिट्टी का है। यहाँ पर गौ माता जो है दिन में बड़ा आराम करती है। हमने बताया उस गौशाला को वाक्षी चुनने की कोशिश करती है जहाँ पर केवल देसी गोवंश हो, जहाँ पर गौ माता को माँ के समान दर्जा दिया जाए, उनका सम्मान किया जाए। ये जितना खुश ये गौ माता है और जितना इनके बछड़े खुश हैं, उतना ही इनके यहाँ से पराग जी के आने वाला दूध, घी, च्यवनप्राश, तकरासव हमारे लिए लाभदायक सिद्ध होगा। तो एक पक्ष था जो हमने आपको दिखाया। अब हमें पराग जी बताएंगे ये प्रोजेक्ट जिसको बुल ड्रिवन वुडन प्रेस्ड कोकोनट ऑयल या मस्टर्ड ऑयल बोला जाता है, कच्ची घानी जो बैल के द्वारा संचालित है, उसके बारे में पराग जी बताएंगे। क्या ये है, क्या इसके फ़ायदे हैं और कॉन्सेप्ट क्या है, और किस तरीके से जो है इसके थ्रू जो है तेल कितना निकलता है, वो थोड़ा सा हमें बताने की कृपा करें। जब से ये गौशाला हमने शुरू की है तो सबके मन में भी यही ध्येय होता है हमेशा कि गाय हमारी माता है जी। नंदी के बारे में कोई बात ही नहीं करता। कोई बात करना भी चाहे तो कोई सोल्यूशन नहीं मिलता। सही बात। पर सच्ची बात तो ये है कि नंदी पिता है, पिता समान। गाय अगर माता है तो नंदी पिता है। जो जैसे परिवार का पिता एक पालन पोषण करता है, वैसे नंदी खेत के द्वारा और भी कई अन्य ऐसे कार्य करता है जो शायद गौ माता नहीं कर सकती। सही बात है। तो उसी कड़ी में हमने पहले ये सबसे अपना पहला अनुष्ठान है ये शुरू किया है। तो इसमें हमारे अभी 3 नंदी हैं जो इसको संचालित कर रहे हैं। आपकी गौशाला में 3 नंदी और उन 3 नंदियों के लिए आपने ये बनाया जी। एक नंदी है वो बुग्गी के लिए है जो चारा लाना है, और वहाँ पे आपने एक बुल्लक कार्ट बना दी है, उनकी उपयोगिता वहाँ हो जाएगी। और 3 नंदियों के लिए आपने यहाँ पे करी है। हाँ। तो रोटेशन वाइज हम नंदियों को बदलते रहते हैं ताकि कोई एक ज़्यादा ना थक जाए। हाँ। तो तकरीबन एक नंदी सर कितने घंटे तक चल सकता है या कैसे टाइम रहता है कुछ? अभी ये प्रारंभिक अवस्था ही है। वैसे तो एक नंदी आराम से 2.5-3 घंटे आराम से चल सकता है, 2-2.5 घंटे चल सकता है। तो अगर हम 3 नंदी के थ्रू चलाएं तो हम कहीं दिन में 7-8 घंटे आपका कोल्हू जो है वो 8 घंटे आराम से चला लेते हैं। 8 घंटे चल सकता है। तो इसके अंदर 3 नंदियों को रोटेशन के अंदर जो है इसमें चलाया जा सकता है। बहुत बढ़िया। तो इसका जो मेन पर्पज़ है, जैसे बाकी गौशालाओं के अंदर देखा गया है कि नंदी को जब चलाएंगे तो इसमें खर्चा अच्छा खासा ज़्यादा होता है, जबकि एक छोटी सी मशीन आप लगाते तो सस्ती भी होती, मेंटेनेंस इतनी नहीं रहती। क्या रीज़न रहा कि नहीं नंदी को ही इसमें चलाना है, हमने मशीन के थ्रू नहीं करना? वो क्या रीज़न रहा? तेल तो उससे भी निकाला जा सकता था, और वुडन पेस्ड ऑयल है जो धीरे चलने वाली मशीन आती है वो भी लग जाती हैं, लेकिन आपने नंदी को चलाना प्रेफर किया, ऐसा क्यों? इसके कई कारण हैं। धार्मिक कारण भी हैं और आर्थिक कारण भी हैं और स्वास्थ्य कारण भी हैं जी। धार्मिक कारण ये है कि नंदी, जैसे मैंने बताया कि हमारे पिता हैं, तो अगर वो इस भूमिका में आएंगे जी तो कल्याण ज़्यादा ही होगा जी। ये तो एक स्वाभाविक बात है। मतलब एक हम खेती, सबसे बड़ी बात ये है कि जैसे आपकी गौशाला, आप ये नहीं चाहते हैं कि नंदी आपके यहाँ से गौशाला से बाहर जाएं। अगर उनकी उपयोगिता सिद्ध नहीं होगी तो कल को क्या कार्य करेंगे? ये दोस्तों एक जो धार्मिक कारण है, इसमें मैं आप सबको भी कहना चाहूँगा, बहुत बड़ी मूलभूत बात है जो पराग जी ने बताई है। हम अपने घरों में बैठे हुए दिल्ली एनसीआर में मेट्रोपॉलिटन में कितना आसान होता है क्लिक में बोलना कि नंदी स्लॉटर हाउसेस में क्यों जा रहे हैं। सबसे बड़ा ये धार्मिक कारण जो इन्होंने बताया पराग जी ने, कि हमें ये सवाल पूछने का हमारा ये मतलब हम ये पूछ ही नहीं सकते, हमारा हक ही नहीं बनता, अधिकार ही नहीं बनता, क्योंकि जो इस तरह के संस्थान है जहाँ पर अब गौ माता जब भी प्रेग्नेंट हुई है तो जायज़ सी बात है या तो नंदी होगा या गौ माता होगी। गौ माता को आप उपयोग में ले आओगे दूध के लिए। नंदी की उपयोगिता ही जब समाज में नहीं है तो आप नंदी को अंतोगत्वा आप कहाँ भेजोगे? या तो गौशाला में भेजोगे या स्लॉटर हाउस में भेजोगे। गौशाला में भेजोगे, कितनी गौशालाएं हैं जो उनको अपने पास में धारण कर पाएंगी? तो ये एक धार्मिक कारण है जो पराग जी, जिनका इनके मन से एक आवाज़ ये निकली कि अगर ये गोवंश चल रहा है, यहाँ पर जो नंदी हो, एक कोल्हू से हम जान बचा सकते हैं अपने 3 नंदियों की। और एक अगर बुल्लक कार्ट इन्होंने जैसे अपने यहाँ पे एक वो लगाई है, तो वो जो हमने बैलगाड़ी लगाई है उससे एक, यानी कि एक प्रोजेक्ट से हम अंदाजा 4 नंदियों की जान बचा सकते हैं। तो अगर इस प्रकार का प्रोजेक्ट चलता है तो धार्मिक आस्था को ठेस नहीं पहुंचती। हमारा भी मन करता है कि कम से कम इस प्रोजेक्ट के माध्यम से हम 4 नंदियों की जान बचाने में कामयाब हो रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा कारण है जिसके लिए आपको बहुत बहुत जी। फिर उसके बाद यह है कि इसमें हमें 2 से 3 RPM मिलते हैं, मतलब 1 मिनट में मुश्किल से नंदी 2 या 3 रोटेशन लेता है। और जबकि जो वुडन कोल्ड प्रेस्ड ऑयल जो मशीन वाला है उसमें आराम से 15, 20, 25 RPM तो मतलब वो नुकसान नहीं करता, लेकिन इतना बेहतरीन नहीं है इसमें। तो ये सबसे स्लो कर दिया आपने। सर्वोत्तम कैटेगरी का तेल जो है वो इससे निकाला जा सकता है। मतलब एकदम आप तेल छुएंगे तो एकदम ठंडा, बिल्कुल ही ठंडा है, और एक तरह से उसकी बहुत स्लो ग्राइंडिंग करके जो है वो निकाला जा रहा है। बहुत बढ़िया। तेल पहली बार पकेगा आपके कढ़ाई में, उससे पहले वो गर्म होगा ही नहीं होगा। सारे न्यूट्रिशन आपको इंटैक्ट बिल्कुल ये मिल जाएगा न्यूट्रिशन। ठीक है जी। और उसके बाद कारण
ये है कि ये जो पद्धति है ये हज़ारों साल पुरानी पद्धति है, इसमें कोई त्रुटि नहीं है। सही बात। हर तरीके से ये एकदम सही बैठती है। बिल्कुल। हाँ, तो ये जो ग्रहण कर रहा है उसके लिए भी है। हाँ जी। और उसके बाद सबसे बड़े कारण ये भी है कि इस प्रोजेक्ट के बाद हमारे गौ माताओं को ये शुद्ध खल खाने का खल मिल जाएगा, जिससे दूध की क्वालिटी, खांड की और वो जो तकरासव है उन सबकी क्वालिटी ऑटोमेटिक बढ़ेगी। हमारे ही घर में अगर ये तेल इससे निकल रहा है तो खल भी जो है वो गौ माता तक पहुंचेगा। इसमें एक दर्शन और है दोस्तों जिसको समझने की कोशिश करनी चाहिए। आज से 50 साल पहले तो हम वुडन पेस्ट ऑयल भी नहीं मांग रहे थे। हम ये कह रहे थे जो रिफाइंड ऑयल आ रहा है वही हमारे शरीर के लिए अच्छा है। समय बीता तो हमें लगा कि पूर्वजों ने कुछ अच्छी बात कही थी, चलो उसके उस अंश को पकड़े, मशीन से हम चला लेते हैं, वुडन पेस्ट कर लेते हैं। इस बात की गारंटी कौन देगा? हो सकता है 20 साल बाद एक और नई स्टडी आए जो ये बताए कि जो नंदी के थ्रू चल रहा था उसमें ये और बेनिफिट था, जो इलेक्ट्रिसिटी से चल रहा है वो बेनिफिट नहीं है। तो जब हमें पता चल गया कि हमारे पूर्वजों ने कोई अच्छी चीज़ हमारे लिए डिज़ाइन करके भेजी है तो उससे तोड़कर दूर जाने की ज़रूरत ही क्या है जब हम अपने नंदी के थ्रू ये कार्य कर सकते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा मकसद है जो इसके साथ है। मैं निवेदन करूंगा, एक बार भाभी जी दिखाइए किस तरह का तेल है, ये पूरा हाथ में पकड़िए। ये कौन सा तेल है पराग जी? ये सरसों का तेल है जी। पीली काली सरसों होती है, पर ये वाली हमारी काली सरसों है। ये काली सरसों का तेल है। तो इसका आप कलर भी देख सकते हैं, टेक्सचर कैसा है, बहुत अलग और डिफरेंट जो है वो मतलब महसूस हो रहा है। काली सरसों का तेल दोस्तों हमारे पास भी वुडन पेस्ट आता है, लेकिन ये सच में देखने के अंदर जो है बिल्कुल डिफरेंस जो है इसके साथ महसूस कर पा रहे हैं जी, देख सकते हैं। बहुत बढ़िया। आप इसकी खुशबू भी ले सकते हैं, इसे तो पी भी सकते हैं। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। और ये वाला नारियल का ये तेल, नारियल का तेल है जी। तो ये नारियल जो है हम ये तमिलनाडु से मंगवाते हैं। अच्छा। हाँ, और फिर यहाँ पर जो है इसको प्रोसेसिंग करके ये नारियल का तेल निकलता है। ठीक है, इसकी सर कीमत कितनी जाती है जो सरसों का तेल है, और अभी ये 2025 में अंदाज़ा कितनी कीमत जा रही है इसकी तेल की दोनों की? ये अभी हम 580 रुपीज़ पर लीटर, हम 580 रुपये लीटर के हिसाब से और ये 720 पर लीटर, 720 रुपीज़ पर लीटर है जी। तो इसमें अब एक कंसर्न है, जाहिर सी बात है प्रोजेक्ट आप बहुत अच्छा बना रहे हैं, सब कुछ है। अब लेने वाले उपभोक्ताओं के लिए हल्का सा कंसर्न जो आप सबके लिए हो सकता है वो ये कि ये थोड़ा महंगा पड़ रहा है जो इलेक्ट्रिसिटी से बढ़ रहा है। ऑफ कोर्स बेनिफिट इससे ये है। तो दोस्तों मुझे ये लगता है कि इसमें हमें सोचने का नज़रिया हल्का सा बदलना पड़ेगा। जो आपका दायित्व था वो आपने निभाया, अब नंदी के प्रति जो है वो 4 नंदियों की जान बचे तो वो हमारे पास भी दायित्व है। आपको क्या लगता है कि क्या कोई कॉन्सेप्ट ऐसा बन सकता है कि जिससे जो उपभोक्ता है वो इसे लेने के लिए भी थोड़ा इंटरेस्टेड होगा? क्योंकि तकरीबन 100 से 125 रुपये लीटर का अंतर आ रहा है तेल में, जो मशीन से डलेगा बुल ड्रिवन और जो ये ऑफ कोर्स इसके अपने बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन वो 100-125 रुपये लीटर जो ज़्यादा आ रहा है उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि उपभोक्ता मशीन से ना ले बुल ड्रिवन जो वुडन पेस्ट ऑयल है और ये बुल ड्रिवन वाला ले? इसमें क्या लग रहा है आपको? इसमें ग्राहक को ये एक मानसिकता डेवलप करनी पड़ेगी कि मशीनीकरण से एम्प्लॉयमेंट जो एक गांव की जो रोजगार व्यवस्था थी वो गई है, ये तो एक स्वाभाविक बात है जी। अब इसमें आप देख सकते हैं इसमें एक कोल्हू से 3 नंदी को रोजगार मिलता है। सही बात। उसके साथ ही 2 लोगों को भी मिलता है क्योंकि एक कोल्हू पे 2 लोग भी लगते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक लेबर कॉस्ट इसमें स्वाभाविक रूप से बढ़ती है। सही बात है। तो एक तो वो एडिशनल कॉस्ट है, तो उसको बियर अप करने के लिए इसलिए इसकी कॉस्टिंग थोड़ी ज़्यादा है। प्लस इसकी क्वालिटी ग्राहक को थोड़ा सा ज़्यादा दे के एक सर्वोत्तम क्वालिटी की तरफ है। तो वो उपभोक्ता जिनको लगता है कि भाई मुझे तो सबसे ज़्यादा बेस्ट तेल ही चाहिए, जिससे ऊपर तेल जो है वो अवेलेबल ना हो अभी भारत में, तो वो इस तेल को प्रेफर करें। एक और दृष्टिकोण है दोस्तों जो मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए, जो मैंने पहले बताया कि हम सब लोग घर के अंदर बैठकर ये कहना बड़ा आसान है गौ माता के लिए कत्ल खाने बंद हो जाएं और ये बंद हो जाए, वहाँ पे उसका निवारण होगा नहीं। निवारण ये है जिस दिन गौ माता और बैल उपयोगी साबित होने लगे ऑटोमेटिकली कत्ल खाने बंद हो जाएंगे, क्योंकि कोई भी गौशाला का पालक जानबूझकर ये पाप अपने सिर पे नहीं लेना चाहेगा। बिल्कुल। आज भी हमारी हिंदू संस्कृति में ये माना जाता है मजबूरी में गौ माता को या बैल को बाहर छोड़ना पड़े एक अलग बात है, लेकिन अगर गौ पालकों को ये साधन मिल जाए कि आप उससे उपयोगिता सिद्ध कर सकते हो, तो पहले ज़माने में हज़ारों सालों तक हमने गौ माता और बैल को अपने यहाँ पाला है, तो अब क्यों नहीं पालेंगे? समस्या वहाँ नहीं, समस्या ये उपयोगिता सिद्ध नहीं हुई। मैं आप सबसे और खुद व्यक्तिगत रूप से भी मेरे को ये लगता है कि ये 3-4 नंदी जिसमें पराग जी ने अपना दायित्व निभाया, हमें अपना दायित्व निभाना चाहिए। तो दोस्तों मेरे दिमाग में जो विचार आ रहा है वो विचार ये आ रहा है कि जो पराग जी कर सकते थे इस अच्छे कार्य को शुरू करने के लिए वो कर दिया गया। अब कुछ दायित्व हमारा और आपका बनता है। पराग जी, अंदाज़ा मुझे आप ये बताएं कि ये जो 3 नंदी हैं या 4 नंदी हैं, इनसे जो तेल निकल रहा है, कम से कम आपको क्या लगता है महीने में इतने तेल की बिक्री होनी आवश्यक है? इतनी तेल की अगर बिक्री हो जाती है तो हम ये 4 नंदियों की जान बचा पाएंगे? वो एक अंदाज़ा कुछ है अप्रॉक्सीमेट आपके पास?
मतलब ये है लगभग कि जैसे सरसों मतलब का ये तेल- निकालते कितना है? सीधी सी बात है, जब ये 8 घंटे चलेंगे तो 8 तिये 240 घंटे चल रहे हैं। 240 घंटे में तेल कितना निकलेगा आपका महीने का? जैसे 8 घंटे अगर चलते हैं तो सरसों का तेल दिन में हद से ज़्यादा 7 से 8 लीटर तक मैक्सिमम मैक्सिमम निकलेगा। और ये अपना नारियल कोकोनट का ऑयल तेल लगभग 20 किलो के आसपास निकलता 20 किलो के आसपास निकलेगा। यानी कि अगर हम सरसों के तेल की मुख्य रूप से माने, या नारियल तेल चलो अलग है, सरसों के तेल की अगर हम माने तो आप ये कह रहे हैं कि तकरीबन 8 लीटर 240 लीटर महीने का निकलता जी है 240 लीटर दोस्तों निकलता है। अब अगर पराग जी को हम अपनी तरफ से समर्थन देकर जी। मैं आपको 200 परिवार ऐसे दे दूं जिसके अंदर प्रति माह के 1-1 लीटर का तेल अगर जा रहा है ना, तो इसके हिसाब से जो है एक तरह से तीनों नदियों की जान, चारों नदियों की जान जो है वो हमारी बचेगी और उनकी उपयोगिता सिद्ध हो जाएगी। और अगर 1-1 लीटर, 1 लीटर की कॉस्टिंग आपने बताई 580, राइट। अगर मैं 12 महीने की इसकी कॉस्टिंग निकालूं तो 1 साल का अगर मैं इस चीज को मानूं तो मैं अगर 6,500 रुपये आपको देता हूं जी। 1 साल का 6,500 देता हूं, तो इसका मतलब है 6,500 देकर 12 लीटर साल का 1-1 लीटर आप मुझे तेल दोगे 12 महीने, बिल्कुल। और साथ में मेरे माध्यम से ये 4 नदियों की जान भी बचेगी। बिल्कुल। तो दोस्तों इसको सोचने का मैंने एक नजरिया बताया। अभी हम कर रहे हैं, तेल तो हम अपने बच्चों को गंदा खिला रहे हैं और दान पुण्य करने के लिए हम गौशाला जा रहे हैं। जी। ये दोनों ही पैराडॉक्स है आपस में। और दान पुण्य जब आप गौशाला में कर रहे हो, आप नंदी की जान पूरी बचा नहीं पाओगे, क्योंकि गौशाला में ज्यादा होने पर वो नंदी को स्लॉटर हाउस में भेज देगा, राइट। तो सीधी सी बात है, जहां पर नंदी उपयोगिता सिद्ध हो रही है हमें वहां पर करना चाहिए जो भी करना चाहिए। 6,500 रुपए अगर मैं इस समय पे, आप मुझे डायनेमिक्स एक बार समझ के बता दो, जो मैंने कैलकुलेशन आपके साथ जी, की है, बिल्कुल इसमें सही कोई है। प्रॉब्लम तो नहीं है? जी, जी। क्या हम डिक्लेयर कर सकते हैं इसको? बिल्कुल जी। तो 6,500 रुपए अगर मैं आपको देता हूं तो इसका मतलब 12 महीने तक आप मुझे 12 लीटर 1-1 लीटर तेल भी आ गया और साथ में 4 नदियों की जान बच गई। दोस्तों दिल्ली NCR में हमारे जैसे बहुत सारे परिवार हैं, साल में 6,500 रुपये तो हम दान पुण्य में गौ माता के नाम का निकालते ही होंगे। मुझे ऐसा बड़ा मतलब सिंपल लग रहा है कि एक हिंदू परिवार जिस तरह की हमारी कैपेसिटी उस हिसाब से है, और ये 6,500 रुपये हम दान पुण्य में नहीं दे रहे, इसके एवज में हमें 12 लीटर सरसों का तेल पूरे भारत का सर्वश्रेष्ठ मिल रहा है। बिल्कुल। तो इसको हमें थोड़ा सा इस तरीके से सोचना पड़ेगा कि अगर हम आपको साल की शुरुआत के अंदर 6,500 देते हैं और फिर 12 महीने आप हमें तेल पहुंचाने की बंदोबस्त कर दें तो ये पूरा हो जाता है। मेरे पास में जो है अभी हम जो है इस ट्रांजैक्शन को क्लियर करते हैं और वाक्षी की तरफ से हम ये दावा करते हैं कि हर साल की स्टार्टिंग में आप इस तरह की जो है जो भी परिवार आपके साथ में इन चारों का समर्थन देंगे, तीनों नदियों के 4 नदियों के नाम रखे हुए हैं आपने? बिल्कुल। क्या नाम है? अग्निव्रत, अनल। एक का नाम अग्निव्रत है और अनल, अनल, विशाल और गणेश। तो ये चारों नंदी जो है दोस्तों, इनको बचाने का संकल्प पराग जी ने जो किया वो किया, साथ में वाक्षी संकल्प लेती है हर साल के। अब ये चैत्र, अब चैत्र महीना शुरू हो रहा है, प्रतिपदा शुरू हो रही है। हम अपने ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट आज पराग जी को और आपको दिखा कर जाएंगे, और पराग जी आप ऐसी लिस्ट बनाना शुरू करें। मेरा निवेदन है अपनी गौशाला के अंदर जो है उन सभी उपभोक्ताओं की लिस्ट लगाएं, उन सब लोगों को हम जो लिस्ट है जो ये 4 नदियों की जान बचाने में मदद कर रहे हैं, साथ साथ इनकी उपयोगिता सिद्ध कर रहे हैं। हम एक नए ट्रेंड को शुरू करते हैं अपने देश में, और उसके माध्यम से जो है हम हर साल जो है ये चीज़ समझेंगे कि हम कितने नदियों की जान बचाने में कामयाब हुए। तो दोस्तों मुझे लगता है ये वो एक समन्वय है जो बनाने की आवश्यकता है। उत्पादनकर्ता ने जब अपना फर्ज निभाया तब समाज ने उनका समर्थन दिया कि नहीं दिया, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। वाक्षी का सौभाग्य है कि आप सबके आशीर्वाद से हम माध्यम बनकर इन चारों नदियों को जो है इनकी उपयोगिता सिद्ध करने के अंदर हम इनको जो है वो आगे लगा पा रहे हैं, और नंदी भगवान का, भगवान महादेव का, गौ माता का आशीर्वाद हम सबको प्राप्त होगा, ऐसी हमारी आशा है। कुछ और कहना चाहेंगे उपभोक्ताओं को? बस उपभोक्ता अपना कर्तव्य निभाते रहें और शुद्ध चीज़ों के लिए अपने प्रेरित करते रहें। बहुत बढ़िया। भाभी जी आप क्या कहना चाहेंगी? मैं बस यही कहना चाहूँगी जी कि ये जो 2 चीज़ें हम निकाल रहे हैं, इज जस्ट नॉट जस्ट फॉर कंजम्पशन, बट यू कैन अप्लाई दैट ऑन योर बॉडी टू। जैसे कि हम एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल ये सब खरीदते हैं, सही बात, तो दिस विल डेफिनेटली इनहांस द ब्यूटी ऑफ योर बॉडी। बहुत बढ़िया। तो खाने के साथ साथ में जो है बॉडी पे कंजम्पशन की आवश्यकता है। दोस्तों आज का हमारा ये जो ये यात्रा रही इस गौशाला की, ये बहुत अच्छी रही। एक बार लगातार ये टैंक भी एक बार दिखा दीजिए थोड़ा सा पराग जी, टैंक के बारे में भी बता दीजिए। स्लरी देखने में जो लग रही है, थोड़ा लोगों को पता चले आपने इसमें भी क्या काम किया है। जी, ये बायोगैस प्लांट है जी, बायोगैस प्लांट है जी, 40 घन क्यूबिक मीटर का जी। IVR के साइंटिस्ट डॉक्टर डबास के द्वारा उनकी प्रेरणा से ये हमने बनाया है जी जी। तो इसमें जो भी हमारी गौ माताओं का गोबर होता है सुबह शाम दोनों टाइम इसमें डलता है, और इससे जो भी गैस का उत्पादन होता है वो सारे फार्मेसी के कार्यों में
वो सारे में, जैसे आपने ऊपर बताया कि वो बायोगैस से यूज़ होती है। अब आप सोचिए दोस्तों कि जो स्टार्टअप्स है, जो युवा है, जो वो नए काम कर रहे हैं, जब अच्छा काम कर रहे हैं, समाज के साथ की इनको आवश्यकता है। और मैंने जैसा बताया, हम सब लोग मिलकर अगर एक साथ में यूनिटी बनाकर कुछ अच्छा करने की कोशिश करेंगे, तभी हम ये प्रकृति का जो कर्ज है हमारे ऊपर, उस गौ माता का जिसका दूध बचपन से पिया, कभी वो कर्ज चुकाने का मौका तो मिला ही नहीं। आजकल तो माता पिता कोई बाहर कर देते हैं आश्रम में, तो गौ माता को कौन पालेगा? गौ माता को हम अपने घर में नहीं पाल रही, हमारी मजबूरी हो सकती है। लेकिन ये जो अभी अभी आपके सामने बना, अगर ये समन्वय भी बनाने की हम प्रयत्न नहीं कर रहे, इसके लिए तो ईश्वर या प्रकृति हमें कभी क्षमा नहीं करेगी। तो एक अच्छी शुरुआत हम आज यहाँ से लेकर जा रहे हैं दोस्तों। जो ये तेल है और जो पराग जी के सारे उत्पाद हैं वाक्षी ऑर्गेनिक्स पे उपलब्ध हैं। कोशिश करिए, अपने परिवार को भी अच्छा खिलाइए, यहाँ पर गौशाला को समर्थन कीजिए। इतने सारे गोवंश है, ये इसमें पराग जी पिछले 3-4 सालों के अंदर कितना गोवंश है जो आपको निकालना मजबूरी में पड़ा, अपने गौशाला से निकालने की मजबूरी रही, नहीं इतने को संभालने में कामयाब हो गए। कुछ बता सकते हैं जी? कुछ जो प्रेमवश आते हैं कि हमें गौपालन करना है, तो उनको हम गोपालन वो करना चाहते हैं तो उनको दे देते हो आप, वरना वैसे किसी गौशाला में आपने नहीं दिया। शुरुआत में हमारी मजबूरी रही थी, लेकिन साइज कम हो गया था। जी, पर अब हमने अब नहीं है। तो देखिए दोस्तों, ये एक सबल प्रयत्न है। और मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा, जो वाक्षी बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करती है, क्यों हम बार बार एक ही प्रीमाइसेस को विजिट करते हैं। हम ये नहीं देखते कि कोई भी प्रोजेक्ट कितना परफेक्ट है, हम ये देखते हैं कि क्या उसको निरंतर आगे बढ़ने के लिए जो संचालक है, उनकी प्रेरणा है, उनके मन में दृढ़ संकल्प है कि मैं इसे अच्छा करना चाहता हूँ। आप 2 साल पहले की वीडियो देखेंगे, आपको उसमें बहुत सारी त्रुटियाँ दिखेंगी। आप जब ये पूरी वीडियो देखेंगे तो इसके अंदर आपको बहुत सारी इंप्रूवमेंट दिखेगी। सबसे बड़ी इंप्रूवमेंट तो ये पीछे ही है जो आप अभी देख पा रहे हैं। ये हमारा कार्य है, जो धर्म आपका और हमारा बनता है कि ऐसे संचालक जो अच्छे मन से, अच्छी नीयत से कुछ अच्छा करना चाह रहे हैं, इन्हें पूरा प्रोत्साहन मिले, इनको आगे बढ़ने में मदद करें। 10 साल बाद जब आप अपने बच्चों के साथ यहाँ पे आएँ तो आप गर्व से कह सकें कि जब ये संचालक कुछ अच्छा करना चाह रहे थे, उसमें इनको आगे बढ़ाने में सहयोग हमारा भी है। ऐसा मिलजुल कर हम काम करेंगे और समृद्ध भारत की परिकल्पना करके समृद्ध भारत और विश्व गुरु भारत जो है, इसका निर्माण करने में हम सफल होंगे, ऐसी हमारी आशा है। इसी के साथ भारत वंदे मातरम। वंदे मातरम। सुना है आंखों पे पट्टी बांधनी पड़ती है, नहीं तो ये ट्रेंड है, ये वैसे ही चला लेता है। वाह, इसको पकड़ लिया नल को, कहते नहीं तो चक्कर आ जाता है बेचारों को घूमते हुए। संतोष, तू गणेश को पकड़ लेगा ना, तो अब ये कितना 1-2 घंटे पूरा खींच लेगा, वो खींच लेगा 3 चक्कर नहीं आते इसे। अरे वाह भाई वाह। ये इस कोलू की खास बात है, ये 20 फुट का है। ये 20 फुट का है। अच्छा, ये लंबा है क्या? लंबा जितना रहेगा ना उतना चक्कर नहीं कम चक्कर आएंगे, जितना पास होगा उतना ज्यादा चक्कर आएंगे। क्या बात है, वाह वाह वाह, बढ़िया। चलो, स्थान भी अच्छा मिल गया, बढ़िया घूमने के लिए, एक्सरसाइज हो जाती है पूरी दबा के। ये अभी और हेल्दी हो जाएंगे। हाँ, बॉडी बन जाएगी इनकी, उतनी डाइट बढ़ेगी, डाइट बढ़ेगी। इसका क्या नाम है पराग जी? किसका? अग्निव्रत। अग्निव्रत, वाह। फिर नाम भी दोस्तों कितने बढ़िया रखे हुए, अग्निव्रत। माँ का नाम है अग्निशिखा। अग्निशिखा नाम तो आप ही रख सकते थे, इतने बढ़िया बेहतरीन। और वो जो आ रहा है, ये देखिए दोस्तों, दूसरा नंदी, ये इसका दिखाइए एक बार कैमरे में। और ये तीसरा नंदी, नाम बताइए इनके क्या क्या है? अनल। और पीछे वाले का? उसका अनल है, इसका गणेश। यही उसका अनल है, इसका नाम गणेश। ये गणेश। गणेश जी, जय श्री राम, बहुत बढ़िया। गणेश जी सबसे बढ़िया है और वो अनल है, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों, ये वो 3 नंदी हैं जो आप देख पा रहे हो, जिनके माध्यम से जो है अब ये कोलू जो है वो चलाया जाएगा। भगवान महादेव सब पर कृपा बनाए रखें और अपने जीवन काल के अंदर हम सबको इसका सौभाग्य प्राप्त हो रहा है ना। ठीक है, बस दिखाने थे, दर्शन कराने थे, करा लिए। और ये पीठ की एक बार कुंभड़ दिखाओ, गणेश जी की दिखाओ, देखो 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 पीठ की सामने ले जाओ। ये देखो दोस्तों, ये देखिए पीठ के ऊपर जो कुंभड़ है, ये बताता है कि देसी नस्ल जो है कितनी बेहतरीन नस्ल जो है वो रहती है। साहिवाल है भाई साहब जी, साहिवाल है ना। ये साहिवाल नंदी गणेश जी जो है, इनके दर्शन आप कर पा रहे हैं। और ये दोस्तों हम सबका सौभाग्य है कि आज महादेव की कृपा से पराग जी और हम माध्यम बन रहे हैं। इन चारों नंदियों की सेवा करने का संकल्प जो हम सब ने लिया है, उसमें आप सबका साथ हमें प्राप्त होगा, ऐसी हमारी आशा है। इसी के साथ भारत वंदे मातरम।